गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस सेशन में मैं यूनिट 3 के पार्ट सी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं पार्ट सी के क्वेश्चंस को मैं 3 to 4 वीडियोज में मैं कवर करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2013 टू फरवरी 2022। नाउ लेट अस स्टार्ट। जून 2013 का ये क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू स्टडी द रोल ऑफ टीलोमियर इन डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस वेयर प्रिपेयर्ड वेयर जीन फॉर टीलोमेरेज आरएनए वाज नॉक्ड आउट। ने टीलोमेरेज आरएनए के फॉर्मेशन के जीन को नॉकड आउट कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि टीलोमेरेज एंजाइम यहाँ फंक्शनल नहीं है। Yes, sir. When cell from these knockout mice were taken and cultured in vitro, they proliferated even after 100 cell divisions, which is quite unlikely in case of the human cell. Which of the following is the correct region? तो मैं अभी स्टेटमेंट को नहीं चेक करूंगा, पहले हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे चलते हैं कि टीलोमेरेज एंजाइम अगर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो, अगर मान लो कि मैं ह्यूमन के केस में ये टीलोमेरिक सीक्वेंसेस को शो कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज द टीलोमेरिक सीक्वेंसेस, और ये जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेस है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान टीलोमेरेज एंजाइम अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो एवरी रेप्लिकेशन के प्रोसेस के कंप्लीशन पर जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेज हैं उनका साइज छोटा होता जाएगा। अब सपोज करो कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ये छोटा हो गया, ये छोटा नहीं हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो टीलोमेरेज। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि टीलोमेरेज एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल है। तो एवरी रेप्लिकेशन के दौरान सपोज द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ और जो रेप्लिकेशन के बाद जो आप टीलोमियर का जो साइज आप शो कर रहे हो वो छोटा शो कर रहे हो, सेकेंड राउंड के बाद फर्दर छोटा हो गया, थर्ड राउंड के बाद और छोटा हो गया। तो इस तरह से एवरी रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान टीलोमेरेज एंजाइम के एब्सेंट होने के कारण टीलोमेयर का साइज जो है छोटा होता चला गया। यहाँ मैं छोटा शो कर, ठीक। देखो, यहाँ भी छोटा हो रहा है, यहाँ भी छोटा हो रहा है, यहाँ भी छोटा हो रहा है। अब अगर 25 रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो पता चला कि 25 रेप्लिकेशन के प्रोसेस से टीलोमियर ऑलमोस्ट इरोड कर गया, टीलोमेरिक सीक्वेंसेस पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे ही टीलोमेरिक सीक्वेंसेस गायब होगा वैसे ही P53 जो जीन है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से टीलोमेरिक सीक्वेंसेस इरोड हो गया या रिमूव हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो सेल में एक डेंजर सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। उस डेंजर सिग्नल के कारण P53 प्रोटीन या P53 जीन अपना काम करना स्टार्ट किया और वो सेल साइकिल के प्रोसेस को अरेस्ट कर दिया। वो सेल साइकिल के प्रोसेस को इसलिए अरेस्ट किया, अगर मान लो कि सेल साइकिल का प्रोसेस अगर कंटिन्यूड हो तो एवरी सेल साइकिल के प्रोसेस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो ऑलरेडी चूंकि टीलोमेरिक सीक्वेंसेस जो है इरोड हो चुका है, अब इसके बाद अगर सेल साइकिल के प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगर परफॉर्म होगा तो पता चला कि टीलोमेरिक सीक्वेंसेस के पूरी तरह से इरोड होने के कारण जो अदर एसेंशियल रीजन है वहां भी इरोजन स्टार्ट हो गया। तो ये P53 जीन इस इरोजन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। अब यहाँ मैं टीलोमेरिक सीक्वेंसेस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा मैं नहीं शो कर रहा हूँ। सपोज करो कि टीलोमेरिक जो सीक्वेंसेस का साइज है वो 2 kb का है, ओके। तो इस 2 kb के टीलोमेरिक सीक्वेंसेस के होने के कारण 25th राउंड के बाद यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया, और स्टॉप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज द P53। लेकिन अगर मैं ये कंडीशंस अगर माइस में कंसिडर करूं और सपोज करो कि माइस के केस में जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेज हैं उनका साइज जो है 4 kb है और यहाँ भी टीलोमेरेज एंजाइम के काम नहीं करने के कारण एवरी रेप्लिकेशन के बाद टीलोमेयर का साइज छोटा होता जाएगा। तो अगर यहाँ 25 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद सेल साइकिल का प्रोसेस जो है स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ हो सकता है कि मोर देन 100 राउंड के बाद सेल साइकिल का प्रोसेस जो है स्टॉप हो, क्योंकि टीलोमेयर का साइज काफी लंबा है। अगर इरोजन होगा भी तो हो सकता है कि 100 राउंड डिवीजन का जब कंप्लीट हुआ तब जाकर के टीलोमियर का साइज जो है काफी छोटा हुआ, P53 जीन काम करना स्टार्ट किया और सेल साइकिल के प्रोसेस को अरेस्ट किया। अब आप ऑप्शन चेक करो। Human and mice are fundamentally different with respect to their requirement for the telomerase enzyme in the context to the DNA replication। ये गलत है नहीं. क्योंकि दोनों में सेम मैकेनिज्म जो है आप अप्लाई करते हो। इन विट्रो माइस डीएनए बिकम सर्कुलर ड्यू टू द एंड टू एंड क्रोमोसोम फ्यूजन। देखो, जब तक लीनियर डीएनए के केस में टीलोमियर प्रेजेंट होता है तब तक जो है वो डीएनए सर्कुलर फॉर्म को ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टीलोमेरिक सीक्वेंसेज अगर प्रेजेंट है किसी लीनियर डीएनए में तो वहां सर्कुलर फॉर्म डेवलप नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो आप
एक रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पर कंसिडर करोगे। माइस हैव वेरी लॉन्ग स्टेज ऑफ टेलोमेयर डीएनए सीक्वेंस कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ह्यूमन। दिस इज द करेक्ट? यस सर, ये करेक्ट। और इन विट्रो माइस डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट रिक्वायर द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, ये गलत है। यस क्योंकि मैकेनिज्म ह्यूमन के केस में और माइस के केस में बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ साइकिल के बाद ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यानी सेल साइकिल का प्रोसेस स्टॉप होगा, इसको कहते हैं हेफिलिक लिमिट, जो आपको पार्ट 1 प्रोवाइड की गई है। उस पार्ट 1 में सेल साइकिल का चैप्टर जब आप कवर करोगे तो वहां एक रेप्लिकेटिव सेनेसेंस को जो है डिस्क्राइब किया गया है, और उस रेप्लिकेटिव सेनेसेंस के दौरान हेफलिक लिमिट को मेंशन किया गया कि हेफलिक लिमिट का वैल्यू जो है क्या होता है, कैसे वेरी करता है, और क्यों इस पर्टिकुलर जो है कंडीशंस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। You are working with an in vitro eukaryotic transcription system which produced both capped and uncapped messenger RNA. You incubated these messenger RNA with mammalian cell nuclear extract and then quantified the different product as shown below. Which of the following graph correctly represent the expected result? प्री मैसेंजर आरएनए को ब्लैंक से शो किया गया, स्प्लाइस्ड मैसेंजर आरएनए को लाइन से शो किया गया, और पॉली एडेनाइलेटेड मैसेंजर आरएनए को सॉलिड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया गया। देखो, अगर मान लो कि प्री मैसेंजर आरएनए अगर डेवलप हुआ जहां कैप प्रेजेंट है, तो इस कैप के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैंने आप समूह से ये शेयर किया था कि जब आप आरएनए पॉलीमरेज 2 को कंसीडर करते हो तो इनका जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, उस लार्जेस्ट सब यूनिट के पास सी टर्मिनस पर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है, और ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, ये जब फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है तो ये डॉकिंग साइट के तौर पे काम करता है, और उस पर्टिकुलर साइट से कैप के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, या स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, या पॉलीएडिनाइलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, वो इनके साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन नहीं शो करेगा तो डॉकिंग साइट क्रिएट नहीं होगा। कैपिंग के प्रोसेस, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस, पॉलीएडिनाइलेशन के प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, वहां कैप भी नहीं होगा, स्प्लाइसिंग भी परफॉर्म नहीं होगा, पॉलीएडिनाइलेशन भी नहीं होगा। तो अगर कैपिंग अगर है तो इसका मतलब है कि स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस भी होगा। अगर कैपिंग अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्प्लाइसिंग और पॉलीएडिनाइलेशन भी हो रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन यहाँ फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में कैपिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी भी बाइंडिंग को अलाउ करता है, स्प्लाइसिंग के लिए भी और पॉलीएडिनाइलेशन के लिए भी। अगर मान लो कि अनकैप्ड है तो इसका मतलब है कि वहाँ स्प्लाइसिंग का भी प्रोसेस जो है नहीं होगा और पॉलीएडिनाइलेशन का भी प्रोसेस नहीं होगा या काफी कम होगा। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन तो आप क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्री मैसेंजर आरएनए इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के पहले के सिचुएशन को, और ये मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए का मतलब प्रोसेस्ड, और प्री मैसेंजर आरएनए का मतलब है कि प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई। अब आप देखो, जो प्री मैसेंजर आरएनए है अगर वो कैप्ड है तो स्प्लाइसिंग होगी, पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस होगा। ठीक, अगर अनकैप्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी कम होगा, पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस, तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। ठीक है, इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है आप सिंपली किसी स्टेटमेंट के आधार पर सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपके माइंड में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जैसे कि कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन कौन उनसे बाइंड करेगा, कब बाइंडिंग शो करेगा, और ये कंडीशंस आप किस आरएनए के केस में शो करते हो, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। ए नॉन इंजाइमेटिक वायरल प्रोटीन एक्स, पहली बात तो सुनो कि ये एक नॉन इंजाइमेटिक वायरल प्रोटीन है, मैंने कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं शो करा, was found to be inducing a cellular gene promoter activity, ये किसी जीन के प्रोमोटर की एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है। Although no in vitro DNA binding activity could be identified with X protein, X के पास कोई DNA बाइंडिंग डोमेन नहीं है, इट इज नॉट एन DNA बाइंडिंग प्रोटीन, बट प्रोमोटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और प्रोमोटर के साथ इंटरेक्शन करके ये जीन की जो एक्टिविटी है उनको इंड्यूस भी किया है। It was found to be the co-recruited on the cellular promoter along with the cellular transcription factor. ये जो प्रोमोटर है उस प्रोमोटर पे इसका रिक्रूटमेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, तो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इनका जो है रिक्रूटमेंट होता है। Which one of the following statements seems to be the best interpretations of the following finding? नॉसिक, अगर मैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंसीडर कर रहा हूँ, नाउ सपोज दिस इज द प्रोमोटर, और इस प्रोमोटर के साइट
मैं यहाँ एक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को शो कर रहा हूँ, और ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है पॉजिटिव रेगुलेशन कॉज करता है। और आप इस कंडीशन में इस रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ किसकी बाइंडिंग शो करते हो? तो एक्टिवेटर की बाइंडिंग शो करते हो। एक्टिवेटर की बाइंडिंग होगी। और एक्टिवेटर क्या है? तो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये तो आपको मालूम है कि ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यस सर। और ये इस रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके अगर बाइंडिंग शो कर रहा है, तो मुझे बताओ इनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। और आपको जो मैं जीन ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो टॉपिक कवर किया था, वहाँ इस बात को सेवरल टाइम्स मैंने हाईलाइट किया था कि जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो इनके पास होगा। उसकी मदद से ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा और पॉजिटिव रेगुलेशन को परफॉर्म करेगा। बट पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करेगा? तो मैंने कहा था कि ये जो है को एक्टिवेटर को रिक्रूट करता है, यस और मैंने ये बताया था कि जो को एक्टिवेटर होता है उसमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होते। Yes, तो sir. यहाँ मेंशन किया गया है कि इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है। ठीक, तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन अगर नहीं है तो ये एक्टिवेटर तो हो नहीं सकता। यस सर। इसका मतलब को एक्टिवेटर होगा। अब मैं जब को एक्टिवेटर को डिस्कस किया था, तो मैंने मेंशन किया था कि देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द को एक्टिवेटर। एक को मैंने कहा था हिस्टोन मॉडिफायर, याद करो, Yes, sir. और एक हिस्टोन remodeler. मॉडिफायर, और एक का मेंशन किया था न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर। Yes, sir. ठीक है, अगर हिस्टोन मॉडिफायर है तो ये तो कैटालिटिक होगा। यस सर। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर है तो ये भी जो है ना कैटालिटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि आपको याद होगा चाहिए SWISNF के केस में मैंने इसके पास ATPase एक्टिविटी शो किया था, तो कैटालिटिक है। Yes, sir. बट को एक्टिवेटर के तौर पर अगर मैं कैटालिटिक प्रोटीन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ नॉन कैटालिटिक प्रोटीन भी तो पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो है कैटालिटिक प्रोटीन ही पार्टिसिपेट करेगा, हिस्टोन मॉडिफायर और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर। कुछ नॉन कैटालिटिक जो है प्रोटीन भी बाइंड करेगा, जो को एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करेगा। अब ऑप्शन चेक करो, इसमें दिया है एक्स इज ए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इससे गलत स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब बिगिनिंग में इसको लिखा ही गया है कि डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक, फिर दिया हुआ है एक्स फिजिकली इंटरेक्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो, जब प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो प्री ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें सबसे पहले बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब है कि को एक्टिवेटर बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। एक्टिवेटर से को एक्टिवेटर का इंटरेक्शन हुआ, और को एक्टिवेटर किसके साथ इंटरेक्शन शो किया? तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। तो एक्स फिजिकली इंटरेक्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सही है, हो सकता है। फिर दिया एक्स मॉडिफाइज द क्रोमेटिन फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। भाई मॉडिफाई करने के लिए तो उनमें कैटालिटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे हिस्टोन मॉडिफायर, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट एक्स मॉडिफाइज द क्रोमेटिन। मॉडिफाई किसको करेगा? हिस्टोन को करेगा। अगर हिस्टोन का मॉडिफिकेशन है तो उसके लिए तो कैटालिटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, बट यहाँ लिखा हुआ है कि कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। और एक्स इज ए चैपरोन। चैपरोन बेसिकली जो है ऐसे प्रोटीन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जो न्यूक्लियोसोम के असेंबली में हेल्प करता है, या प्रोटीन की फोल्डिंग को जो है असिस्ट करता है। तो इस तरह का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? बी। सर यहाँ पे जो हमने हिस्टोन मॉडिफायर हैं और जो क्रोमेटिन रीमॉडलर हैं सर, इनको एटीपीएस डिपेंडेंट है बोथ। मैं एटीपी सर डिपेंडेंट की कैसे बात नहीं, डिफाइन कर रहे हैं हम कि ये कैटालिटिक है? और मेरी बात सुनो। हिस्टोन मॉडिफायर है तो हिस्टोन मॉडिफायर का एग्जांपल आप बताओ तो कौन कौन से जो प्रोटीन एसिटाइलेशन कॉज करता Acetylation, होगा? methylation. जो मिथाइल, वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो एसिटाइलेशन मिथाइलेशन कॉज करता है वो एंजाइम है या नहीं है? यस सर है। तो मैं हिस्टोन मॉडिफायर को अगर कैटालिटिक प्रोटीन के तौर पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो कौन सा गलत कर रहा हूँ? यस सर। और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर के केस में अगर मान लो कि एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी अगर प्रेजेंट है तो एटीपीएच एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो भी तो कैटालिटिक है। देखो होता क्या, आप कहते हैं ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी तो स्टेटमेंट सही है। तो एक्स मॉडिफाइज द क्रोमेटिन, क्योंकि आपको यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया गया है कि इनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, तो आप क्रोमेटिन को मॉडिफाई कैसे कर पाओगे? तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ। एक्स फिजिकली इंटरेक्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, ये हो सकता है। तो को एक्टिवेटर जरूरी नहीं कि सारे के सारे कैटालिटिक हो, नॉन कैटालिटिक भी। और वो किसके साथ इंटरेक्शन शो किया? तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। तो इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। यस सर। और इस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एक्टिवेटर, क्योंकि एक्टिवेटर बाइंड कर रहा, तभी तो को एक्टिवेटर की बाइंडिंग हुई। जब को एक्टिवेटर की बाइंडिंग हुई तभी तो वो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट में कंफ्यूजन किन कारणों से डेवलप हो रहा है?
देखो, एक कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है इस सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेसिकली इसको लिखना चाहिए था बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये क्या होता है सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? सेलुलर सारे फैक्टर तो सेल के अंदर ही तो होते हैं, ये होना नहीं चाहिए था, ये होना चाहिए था बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ भी एक्स फिजिकली इंटरेक्ट विद द बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ Yes, बेसल sir. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेटरी भी होता है, लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के प्रोसेस के बारे में बात करनी है तो आप वहाँ बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करो। तो कुछ ऐसे भी जो है टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं जिनके कारण क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। बट जब आप ब्रॉड इंफॉर्मेशन जो है कवर करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मूव करता हूँ। Yes, sir. During elongation step of protein synthesis, translocation move the messenger RNA and peptidyl transfer RNA by one codon through the ribosome. Translocation in E. coli involves GTP and elongation factor G. However, in vitro translocation can take place independent of GTP and elongation factor G. Based on these observations, the following hypothesis can be made. देखो, ई कोलाई के केस में ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने स्टडी किया है, तो वहाँ एलोंगेशन फैक्टर जी काम करता है और वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उनसे ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो आप इस कंडीशन में मेंशन कर सकते हो कि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस एलोंगेशन फैक्टर जी डिपेंडेंट है। Yes, sir. बट इन विट्रो कंडीशंस में इस बात को रिपोर्ट किया गया कि ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो अगर जीटीपी और एलोंगेशन फैक्टर जी के एब्सेंस में भी हो सकता है तो इसे आप जीटीपी इंडिपेंडेंट या एलोंगेशन फैक्टर जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस के तौर पे कंसीडर करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन इन विट्रो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विवो। गलत है, क्योंकि जो मैकेनिज्म काम करता है इन विवो वही मैकेनिज्म काम करता है इन विट्रो, तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक, अभी चेक करते हैं और बाकी स्टेटमेंट करता हूं। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जीटीपी एंड एलोंगेशन फैक्टर जी। देखो, अगर कंप्लीटली अगर डिपेंडेंट अगर होता तब तो इन विट्रो कंडीशंस में ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस तो परफॉर्म नहीं होता। Yes, sir. तो ये तो गलत है। पहले हम लोग उन स्टेटमेंट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं जिसके बारे में हम लोग श्योर शॉर्ट, तो ये दोनों गलत हो गए। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज इनहेरेंट in ribosome. However, the rate of translocation in vivo is enhanced significantly by the presence of the GTP and elongation factor G. हो सकता है, क्योंकि अगर रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन अगर इन विवो कंडीशंस में इनहांस करना है तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर आप एलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हो तो भी ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है वो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी है वो राइबोसोम के पास है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो यही लिखा हुआ है कि ट्रांसलोकेशन इन केस ऑफ द ई कोलाई इन्वॉल्व जीटीपी एंड एलोंगेशन फैक्टर जी। हाउएवर इन विट्रो ट्रांसलोकेशन कैन बी टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ जीटीपी। इसका मतलब ये कंडीशन हो सकता है। ठीक, Yes, और sir. इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना करेक्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर तो मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन विवो कंडीशंस में तो जीटीपी हाइड्रोलिसिस के आधार पर हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर शुड बी द एस। एक ही आंसर हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तो इसको मैं फ्रैगमेंट में कवर कर रहा हूँ। डीएनए मिथाइलेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। आप मुझे बताओ डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में कहाँ रोल प्ले करता है, यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट? Eukaryote में. यूक्रियोट में यूकैरियोट में। क्या रहा? और ये डीएनए मिथाइलेशन का जो प्रोसेस होता है ये किस नाइट्रोजनस बेस का होता है? G Cytosine. साइटोसिन के किस पोजीशन पर होता है? Fifth position. पोजीशन Fifth position। और साइटोसिन किस सीक्वेंस का पार्ट होना चाहिए? सीजी सीजी सीक्वेंस का पार्ट होना चाहिए। तो एक तो इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ कि डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस अगर आप रेगुलेशंस के लिए आप शो कर रहे हो तो ये डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस से रेगुलेशन यूकैरियोट में होता है और मिथाइलेशन साइटोसिन में शो करता है, फिफ्थ पोजीशन पे शो करते हैं। और साइटोसिन किस सीक्वेंस का पार्ट होता है? तो सीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पार्ट होता है। ठीक, और ये पॉजिटिव रेगुलेशन करता है या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। तो जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए होगा वो हाईली मिथाइलेटेड होगा।
ट्रांसक्रिप्शनली Yes, sir. इनएक्टिव हाईली मिथाइलेटेड होगा, और जो क्लोज्ड क्रोमेटिन वाला रीजन होता है वो हाईली मिथाइलेटेड होता है। Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान में रहे कि मैं यहाँ डीएनए की बात कर रहा हूँ, हिस्टोन प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, फिर लिखा हुआ है देयर इज ए इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन द विसिनिटी ऑफ ए जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन रेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मिथाइलेशन ज्यादा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेट कम होगा, मिथाइलेशन कम होगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा होगा। ज्यादा हो गया। Whereas there is a direct correlation between the histone acetylation and increased transcription. ये भी आप सबों को मालूम है। Yes, sir. Yes, sir. Beta thalassemia is a common genetic Hemo- impairment of hemoglobin beta chain synthesis in human. If these patients can synthesize hemoglobin F instead of the hemoglobin beta chain in place, they would notably benefit. Administration of the 5-azacitidine to beta thalassemia patient increases hemoglobin F level in the erythrocyte, thus the benefit to the patient. Which one of the following statement about the 5-azacitidine is not correct? देखो, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं साइटोसिन की जगह एजासाइटिडीन को शो कर रहा हूँ और वो जो ग्रुप यहाँ अटैच्ड है वो 5th पोजीशन पर अटैच्ड है, तो अगर साइटोसिन का फॉर्म अगर आप कंसीडर करते हो तो 5th पोजीशन पर आप यहाँ Yes, sir. मिथाइलेशन शो कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन अगर ये 5-azacitidine के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो बताओ यहाँ मिथाइलेशन का प्रोसेस हो सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. और एक चीज आप ध्यान रखना कि जब आप किसी डीएनए में प्रेजेंट साइटोसिन का मिथाइलेशन कॉज करते हो 5th पोजीशन पर, तो उस मिथाइलेशन के कारण क्या होता है, एक खास डॉकिंग साइट क्रिएट होता है, उनसे ऐसे प्रोटीन्स आकर के बाइंड करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस कर देता है। ओके, तो अगर मैं साइटिडीन को अगर कंसीडर करता हूँ तो साइटिडीन का अगर मिथाइलेशन होगा तो वो एक डॉकिंग साइट क्रिएट करेगा जिनसे कि सर्टेन प्रोटीन आकर के बाइंड करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो है इनहिबिट करेगा। लेकिन अगर मैं एजासाइटिडीन का केस अगर शो करता हूँ तो यहाँ जो ग्रुप अटैच्ड है वो 5th पोजीशन पर अटैच्ड है, तो इनका मिथाइलेशन हो सकता है? नहीं। No, sir. नहीं हो पाएगा। और मुझे बताओ अगर मिथाइलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो प्रोटीन जो मिथाइलेटेड कंडीशन में बाइंडिंग शो करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस करता है, क्या उन प्रोटीन की बाइंडिंग हो पाएगी? No, No, sir. sir. No, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रिप्रेस्ड होगा, No, No, sir. sir. इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है रिप्रेस नहीं हो पाएगा। तो अब Yes. देखो कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेल एक्सपोज टू B5-azacitidine incorporate into the DNA in place of cytidine, सही है? सही है, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइटिडीन के प्लेस पर 5-azacitidine का इनकॉर्पोरेशन होता है। 5-azacitidine डिक्रीजेज डीएनए मिथाइलेशन, सही है? Yes, sir. Yes, sir. Same. सही है। Yes, sir. 5-azacitidine promote the DNA acetylation, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। Okay, sir. Sir, हम्म, और सर जैसे ऐसे ही मतलब कई क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम हॉल सर, तो सर ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सर, जैसे 2 में अभी यहाँ पे ठीक है। somehow सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, ठीक है, मतलब मैं उस ये टाइम मान के लिए जब एग्जाम हॉल में है हम सर, तो हाँ, वहां हाँ, पे नहीं बिल्कुल। समझ आता सर, वहां बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल मैं आंसर करता हूँ ना। देखो, आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं? 6 to 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यस सर। हाँ yes, आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी भी डेप्थ में कवर कर लोगे, आप 100% तो स्कोर नहीं कर सकते हो। Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. अगर आप 100% स्कोर करते हो तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड रूल को आप जो है ना ब्रेक करने जा रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स Yes, का sir. सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी 100%. प्रोसेस 100% नहीं होता है। Yes, तो sir. तुम इस रूल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? आप इसको फॉलो करो कि जो है ये हम मुझे जो है 100% जो है यहाँ आंसर जो है ना फाइंड आउट नहीं करना। तो 6 to 7 क्वेश्चंस में अगर 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिया तो एक ही यूनिट तो आप कवर करके जा नहीं रहे हो, आप Yes, sir. कम से कम 10 यूनिट्स कर रहे हो। तो आप इमेजिन करो कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टली जो आप सॉल्व कर पाओ। तो किसी एक एग्जामिनेशन में कोई एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ गया, उसके कारण जो है मैं पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन में ही जैसे हाँ, 4 कुछ क्वेश्चन में वो होगा। आप तो चाहे सर उनको किसी भी छोड़ देना चाहिए वहीं पे सर, ऑब्वियसली क्योंकि- छोड़ देना चाहिए। अगर आपको क्योंकि- नहीं समझ में आ रहा है तो सब छोड़ दो, आप किसी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस को जो है टारगेट करो। आपके पास में क्वेश्चंस के जो है ऑप्शंस कम थोड़ी दिए गए कि आप Yes. एक ही क्वेश्चंस को जो है ना लेकर के जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और क्योंकि एक दो क्योंकि सर- क्वेश्चन, मेरी बात सुनो,
इस तरह की चीजों पर जो है ना बहुत ज्यादा कंसर्न मत शो करो। एक दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के कारण, क्वेश्चन के जो है लैंग्वेज के कारण। ऐसा नहीं कि आपके नॉलेज में कोई कमी है, आपके नॉलेज में कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट को जिस वे में डिजाइन करना था वो नहीं डिजाइन कर पाया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। छोड़ो, उस पर इतनी बहस क्यों करनी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये दिसंबर 2013 के क्वेश्चन है। 13, yes sir. अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो। Yes, ठीक है, sir. Yes, they sir. must recognize the correct set of the transfer RNA for a particular amino acid. Yes sir. ये बात बिल्कुल सही है। सही सही Yes, इसलिए है sir. क्योंकि आप 20 डिफरेंट अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को शो करते हो, Yes, और sir. अगर ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज मिथ्योनिन स्पेसिफिक है, तो मिथ्योनिन को एक्सेप्ट करने वाला जितने भी ट्रांसफर आरएनए है, मान लो कि एक ट्रांसफर आरएनए नहीं है, 2 ट्रांसफर आरएनए, और ये दोनों ट्रांसफर आरएनए मिथ्योनिन के लिए स्पेसिफिक है, तो आप इन दोनों को आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए के तौर पे कंसीडर करोगे। Yes sir. तो Yes, ये sir. जो अमीनो एसाइल Yes. ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, वो अमीनो एसिड के साथ साथ उस अमीनो एसिड के लिए जितने भी कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए है सबको रिकॉग्नाइज करेगा, Yes, sir. और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके साथ मिथ्योनिन को जो है कोवलेंटली बाइंड करेगा। तो यहाँ लिखा Yes. हुआ है दे मस्ट रिकॉग्नाइज द करेक्ट सेट ऑफ ट्रांसफर आरएनए फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। Yes sir. They Correct. must charge all of these isoaccepting transfer RNA with correct amino acid। सही है। Yes sir. Yes sir. अब Yes, sir. इसके लिए वो ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, तो मैंने मेंशन किया था कि ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए या तो एक्सेप्टर आर्म का हेल्प लेता है, Anticoda. Yes Yes, sir. sir. Yeah, yeah. और साथ साथ एंटीकोडॉन लूप्स के इंफॉर्मेशन को यूज करता है, एक्सेप्टर sir. आर्म और एंटीकोडॉन लूप। कुछ अमीनो Yes, एसिड sir. का मैंने जिक्र किया था जहां एक्सेप्शंस आपको मिलता है, जैसे आपने एक एक्सेप्शन देखा था Certain. ल्यूसीन में, Alanine serine. एलानिन में, Yes. Very. सेरीन में। आपको यहाँ एक्सेप्शन के बारे में नहीं सोचना है, आप देखो कि यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। द डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी रिसाइड्स प्रीडोमिनेंटली एट द एक्सेप्टर स्टेम ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सही है। Yes, Yes sir. sir. द स्पेसिफिसिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटीकोडॉन लूप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। सही Yes है। sir. सही है. Yes, sir. The specificity is embedded in the amino acid transfer RNA and terminus। बिल्कुल गलत है। Correct. Good. The specificity is contributed by the variable loop। गलत है। Yes, ठीक है, sir. तो आंसर क्या होगा? P and Q। P and Q. Yes, sir. CSR नेट दिसंबर 2013 का ये 42nd क्वेश्चन है, और ये नंबर हम लोग मेंशन कर रहे हैं टेस्ट एंड इवोल्यूशन के सीक्वेंस के आधार पर, जो बुक आपको प्रोवाइड की गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को जेनेटिक स्विच के आधार पर हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा इज ए Yes, sir. टेम्परेट बैक्टीरियोफाज Yes sir. has 2 modes in its life cycle, lysogenic and lytic. Several genes are involved in these 2 process, and C1, C2, C3, Q, and GIS, etc. और उन जीन्स को आपने क्लासिफाई किया था अर्ली एंड लेट, और Late. अर्ली में भी 2 कैटेगरी शो किया था, इमीडिएट अर्ली और डिलेड अर्ली। Immediate and delayed. ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। एन के बारे में मैंने बताया था कि ये एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, Yes sir. Yes, sir. और इस एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के कारण C2 का फॉर्मेशन हो पाता है, Yes C3 sir. का फॉर्मेशन हो पाता Yes, है, sir. एंड Yes. Q का फॉर्मेशन हो पाता है। एक राइट हैंड साइड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अलाउ करता है और लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अलाउ करता है। मैंने ये भी मेंशन किया था कि C3 C2 के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, Yes, sir. Yes sir. और मैंने ये भी मेंशन किया था कि C2 एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, Yes sir. Yes, sir. और ये एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है C1 के लिए, Yeah. और इसके लिए वो बाइंडिंग कहाँ शो करता है? प्रोमोटर रिप्रेसर इस्टेब्लिशमेंट, इनसे बाइंडिंग शो करता है। और ये इंटीग्रेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग शो करता है, जिसको आप Yes. पीआई के तौर पे डिस्क्राइब करते हो। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अगर क्यू का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो लाइटिक साइकिल होगा, Yes, Yes sir. sir. और अगर C1 का फॉर्मेशन हो रहा है तो लाइसोजेनिक साइकिल होगा। Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन के तौर पे दिख रहा है, बाकी आगे एनालाइज करेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, एनालाइज sir. करते हैं। एंड C2 के फॉर्मेशन को अलाउ कर रहा है, C2 के फॉर्मेशन को अलाउ कर रहा है, C3 के फॉर्मेशन को अलाउ कर रहा है, जिस और Q के फॉर्मेशन को अलाउ कर रहा है। C2 एंट के फॉर्मेशंस को जो है टारगेट कर रहा है, C2 एंट के फॉर्मेशन को टारगेट कर रहा है, इंटीग्रेज के फॉर्मेशन को टारगेट Yes, कर रहा है। बट यहाँ C1 का रोल कहीं मेंशन है, No, sir. No, sir. इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट नहीं। यहाँ देखो, एन एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के तौर पर C2, C3 एंड जिस एंड Q, और C2 किसको? तो C1, और C1 किसको? तो एंट।
क्या C1 के बारे में मैंने बताया था कि वो एंट प्रोटीन को जो है टारगेट करता है? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The complex responses to different types of the DNA damages in both prokaryotes and eukaryotes fall in three main categories. देखो, जब मैं DNA रिपेयर डिस्कस किया था, जो ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड की गई थी एंड ऑफलाइन के लिए क्लास के दौरान DNA रिपेयर कवर किया गया था। तो मैं DNA रिपेयर के प्रोसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्रोकैरियोट्स में, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। Indirect. Yes, sir. 2 कैटेगरीज शो किया था। इनडायरेक्ट के अंदर मैंने एक्सीजन रिपेयर मेंशन किया था, मिसमैच रिपेयर मेंशन किया था, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर की बात किया था। Yes, sir. और एक्सीजन रिपेयर में 2 कंडीशन था, एक था बेस एक्सीजन रिपेयर और दूसरा था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो। मान लो कि डीएनए जिसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ वो डैमेज्ड है। अब डैमेज किस पर्टिकुलर नेचर का है ये मैं मेंशन नहीं किया हूँ, बट डीएनए डैमेज्ड। तो रिपेयर करने के दौरान हो सकता है कि डैमेज बाईपास हो जाए, Yes, sir. जो डैमेज साइट बाईपास हो जाए, या जो डैमेज है उसका रिवर्सल हो जाए, Reversal. या डैमेज का रिमूवल हो। अब डैमेज रिमूवल और रिवर्सल में क्या फर्क है? ऐसा तो लगता है कि ये दोनों तो सुनने में एक समान लगता है। देखो, डैमेज रिमूवल का मतलब हुआ इनडायरेक्ट पाथवे कि जो डीएनए में जो डैमेज्ड कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई किया गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करके वहां के न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाला गया, गैप क्रिएट हुआ, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा उसकी फिलिंग हुई, लाइगेज के द्वारा उनकी सीलिंग हुई, दैट इज द डैमेज रिमूवल। तो आपने डैमेज को रिमूव किया। बट डैमेज रिवर्सल क्या है? वो डायरेक्ट है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं साइटोसिन में मिथाइलेटेड कंडीशन शो कर रहा हूँ और ये मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे नहीं है, सपोज करो कि ये 6th पोजीशन पर है, तो कोई रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला एंजाइम इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकाल दिया, तो मैं इसको क्या कहूंगा? डैमेज रिवर्सल ही तो कहूंगा। Yes, sir. इसको तो डैमेज रिवर्सल कहेंगे, इसको Yes, डैमेज sir. रिमूवल नहीं कहेंगे। एक और आप ध्यान में रखना है कि जो थाइमिन डाइमर वाले कंडीशन मैंने शो किया था फोटोलाइज के केस में, वो भी डैमेज क्या है? रिवर्सल है, वो डैमेज रिमूवल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या डिमांड कर रहा है। मेनी रिपेयर प्रोटीन्स आर आइसोलेटेड लाइक डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, दूसरा दिया Yes, हुआ sir. है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, और Yes, फिर sir. दिया हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 4। अच्छा, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, याद करो जो वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी उस वीडियो में एक नाइट्रोजनस बेस का जो है मिथाइलेशन मैंने शो किया था, Yes, sir. और मैंने कहा था कि एक एंजाइम जो है यहाँ मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेगा। Yes, और sir. एक कंडीशन में थाइमिन डाइमर का भी शो किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये डाइमर के फॉर्मेशंस को जो है रिपेयर करने का काम कौन करता है? तो फोटोलाइज। तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कौन सी एक्टिविटी शो करेगा? डैमेज रिवर्सल वाली एक्टिविटी शो करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डीएनए पॉलीमरेज 4 डैमेज बाईपास वाले कंडीशन को शो करेगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 4 जो है बाईपास कर सकता है Yes, डैमेज sir. को। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर काम करेगा तो वो तो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। बट आप सपोज करो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 की जगह डीएनए पॉलीमरेज 4 है, वो तो इस बात को चेक नहीं करेगा कि यहाँ क्या है, कुछ भी इनकॉर्पोरेट करता हुआ वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन के प्रोसेस को जो है आगे प्रमोट कर देगा, कि बाईपास कर देगा। कि अगर मान लो कि यहाँ अगर डैमेज वाले कंडीशन है भी, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है इसको जानने की इन्हें आवश्यकता नहीं है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करता हुआ जो ना आगे मूव कर गया, तो हम कहेंगे कि ये जो डैमेज कंडीशन था इसको बाईपास कर दिया। तो ये बाईपास करने की एबिलिटी किसके पास है? डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 के पास है। Yes, sir. और डैमेज रिवर्सल की एक्टिविटी यहाँ लिखा हुआ है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अब याद करो बेस एक्सीजन रिपेयर के दौरान डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की बात करते Yes, हैं, sir. Yes, तो वो sir. कैसे होता है भाई? पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, गैप क्रिएट होता है, गैप की फिलिंग होती है, फिर उसके बाद में सीलिंग होती है। Yes, sir. ठीक है, तो वो डैमेज रिमूवल है। Yes, sir. Removal है. Yes, तो sir. अगर मान लो कि मैं डैमेज रिवर्सल की बात कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट रिपेयर की बात हो रही है, और डैमेज अगर मान लो रिमूवल की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट रिपेयर की बात कर रहे हैं। Indirect. समझ में आ गया? Yes, sir. और Yes, डैमेज sir. और डैमेज बाईपास को तो आप सेपरेटली जो है ना कंसीडर करो, कि जैसे होता है ना किसी पर्टिकुलर जो है लोकेशन पर एक कार किसी साइकिल वाले को जो है स्ट्राइक कर दिया, तो वहां आसपास के जो जो लोग होंगे
वो जा करके कार का शीशा तोड़ देगा। वो जानने की कोशिश तो करेगा नहीं कि गलती किसकी है, वो सीधे क्या करेगा, वो कार के शीशे को तोड़ देगा। वही कंडीशन होता है डैमेज बाईपास। उसको इस बात को जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ क्या परसेंट है। उसकी कोशिश ये होती है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को किसी भी तरह से जो है कंटिन्यूड रखा जाए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगर स्टॉप हुआ तो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो बैक्टीरिया के पास में फिर एक ही ऑप्शन होगा कि उसका डेथ हो जाएगा, और बैक्टीरिया चाहता नहीं है कि उनका डेथ हो, वो चाहता है कि किसी भी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन करके हम डिवाइड कर ले। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर वो डीएनए पॉलीमरेज 3 पर अगर डिपेंड करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 तो सिंपली ये कहेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल जो है एरर फ्री रेप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करूंगा और एरर प्रोन नहीं करूंगा। तो उसको पूछेगा कि एरर प्रोन कैसे होगा, तो वो बताएगा कि टेम्पलेट में जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बारे में तो मुझे पता चल ही नहीं रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। बट ऐसे कंडीशन में डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 तैयार है। उसका काम क्या है कि अच्छा डैमेज है, वो किसी भी तरह से यहाँ डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया। अब पता चला कि यहाँ ए था तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ सी इनकॉर्पोरेट हुआ। तो पर्पस क्या था कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को किसी भी तरह से कंप्लीट करना। क्यों? ताकि बैक्टीरिया जो है डिवीजन के प्रोसेस में जो है इंटर कर सके और सरवाइव कर सके, या सर्वाइवल इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव। और ये कंडीशंस आप पढ़ते हो एसओएस रिस्पांस के दौरान। यस सर। Yes. सर हम्म। सर एक क्वेश्चन था उसी स्लाइड से जहाँ पढ़ा रहे थे। सर इसमें ये पूछना था कि सर जैसे डीएनए में डैमेज हुआ है, सर कोई प्रोटीन ऐसे पर्टिकुलर या कंफर्मेशन चेंज होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज को पता चलता है 3 को कि यहाँ पे सर डैमेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ही ऐड होंगे ना सर, डैमेज का मतलब तो यही हुआ। तो सर उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं कर सकता कंटिन्यू? देखो ये कंडीशन डेवलप होता है जब एक्सटेंसिव डैमेज वाले कंडीशंस होते हैं, और एक्सटेंसिव डैमेज वाले कंडीशंस में जो सिचुएशन होता है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 5 के तौर पर जो है एक्सटेंसिव डैमेज वाले कंडीशन में एक खास प्रोटीन यहाँ आकर के रोल प्ले करता है, दैट इज द रेक ए। और रेक ए प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण यहाँ डैमेज वाले कंडीशंस को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये टॉपिक आप एसओएस रिस्पांस वाले जो पार्ट है उसको एक बार कवर करना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज जब मैं नॉर्मल क्लास के दौरान टॉपिक कवर करूंगा तो वहां फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। ड्यूरिंग हीट शॉक मेमेलियन सेल शट डाउन ग्लोबल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एनिमल सेल है और मेमेलियन सेल, इसको रख दिया गया 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इस पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में आप मेंशन करोगे कि दिस इज द हीट शॉक। अब इस हीट शॉक वाले कंडीशन में सेल मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि अगर वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर कंटिन्यूड रखेगा तो उसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो है एग्रीगेट करके जो है सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे कंडीशंस में सेल क्या करता है, वैसे प्रोटीन को जो है इंड्यूस करता है जो हीट शॉक प्रोटीन के तौर पे काम करता है, यानी जो हायर टेम्परेचर पे भी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ग्लोबल प्रोटीन सिंथेसिस का जो है ना शट डाउन हो गया, बट हीट शॉक प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूड रहा, या हीट शॉक प्रोटीन का जो है सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब आप एक बात बताओ कि जो मैसेंजर आरएनए मैमेलियन सेल में साइटोसोल में ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाता है, वहां ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैप डिपेंडेंट भी होता है और कैप इंडिपेंडेंट भी होता है। आपको मालूम है कैप इंडिपेंडेंट भी होता है, और कैप इंडिपेंडेंट में इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट होते हैं जहां से राइबोसोम की बाइंडिंग होती है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अब अगर मैं कैप इंडिपेंडेंट कंडीशन में यहाँ कैप के साथ कैप बाइंडिंग प्रोटीन को अगर नहीं भी शो करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कैप बाइंडिंग प्रोटीन अगर मैं यहाँ नहीं भी बाइंड किया तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस इफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कैप इंडिपेंडेंट कंडीशंस को आप कंसीडर कर रहे हो। इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट्स के साथ जो है राइबोसोम की बाइंडिंग हो रही है। ये प्रॉब्लम कब आएगा, जब कैप डिपेंडेंट वाले कंडीशन को लेते हो और मोर देन 95% क्या होता है कैप डिपेंडेंट, लेस देन 5% जो है कैप इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। मैसेंजर आरएनए ऑफ ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट दोज ऑफ एचएसपी अंडरगो डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द हीट शॉक। देखो डिग्रेडेशन के प्रोसेस में नहीं जाता है, वो हीट शॉक वाले कंडीशन में डिग्रेडेशन के प्रोसेस में जो है इंटर नहीं करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट। मैसेंजर आरएनए ऑफ ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट दैट ऑफ द हीट शॉक अंडरगो डिग्रेडेशन, माने मैसेंजर आरएनए का डिग्रेडेशन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन ऑफ मोस्ट मैसेंजर आरएनए इज अफेक्टेड ड्यूरिंग द हीट शॉक ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ द कैप बाइंडिंग प्रोटीन। ये बात सही है। जब आपने टेम्परेचर हाई रखा
तो फिर ये कैप डिपेंडेंट जो है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इनहिबिट क्यों हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले इस कैप के साथ बाइंडिंग कौन शो करता है? तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। अगर मान लो कि इस प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया हायर टेम्परेचर में रखने के कारण, तो ऐसे कंडीशन में इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो कैप डिपेंडेंट जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन ऑफ मोस्ट मैसेंजर आरएनए इज अफेक्टेड ड्यूरिंग द हीट शॉक ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ द कैप बाइंडिंग प्रोटीन। ये सही है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ एचएसपी मैसेंजर आरएनए टेक्स प्लेस थ्रू देयर इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। बिल्कुल सही है। अगर हीट शॉक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो है कंडीशन जो है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट के द्वारा जो है स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अगर कैप डिपेंडेंट होता तो इनका इन्वॉल्वमेंट होता, और इनका अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हायर टेम्परेचर के कारण अगर यहाँ डीनेचुरेशन हो गया है तब तो यहाँ भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। तो Q and R तो करेक्ट है। HSP messenger RNA are abundant during the heat shock, thus they compete out। देखो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वहां कोई इफेक्ट आप नहीं शो कर रहे हो। जो मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वहां आप जो है कंडीशन शो कर रहे हो। तो ये लिखा हुआ है कि HSP मैसेंजर आरएनए आर अबंडेंट ड्यूरिंग द हीट शॉक, इससे मैटर नहीं करता। तो आंसर शुड बी द Q and R। देखो एक सेल फ्री एक्सट्रैक्ट को यहाँ कंसीडर किया गया है टेस्ट ट्यूब में, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 है, मैग्नीशियम आयन है, जितने भी 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है, एंड डीएनए का सिंथेसिस का प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ 4 डिफरेंट कंडीशन दिए हुए हैं। सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है और सर्कुलर है और इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। अब देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? पहले तो एक टेम्पलेट चाहिए, और टेम्पलेट के साथ साथ क्या चाहिए? एक प्राइमर चाहिए। और अगर ये दोनों अवेलेबल है और यहाँ जितने न्यूक्लियोटाइड्स को शो किया गया है तो यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया? सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए दिया गया है, प्राइमर तो है ही नहीं, तो क्या यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा? नहीं। दूसरा देखो, सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 1578 न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड paired with a linear single stranded DNA molecule of 824 nucleotides having a free 3' OH group। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और इनके साथ एक पेयरिंग कौन शो कर रहा है? तो पेयरिंग शो कर रहा है 824 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस, और उसका 3' OH एंड के बारे में यहाँ मेंशन है कि वो फ्री है। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस जो है वो होगा, तो यहाँ तो रेप्लिकेशन होना चाहिए। यस Yes, sir. डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, भाई डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपको यहाँ हेलिकेज तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, यस क्योंकि ऑप्शन में तो हेलिकेज मेंशन नहीं है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और डीएनए टेम्पलेट के तौर पे काम नहीं करेगा। जब टेम्पलेट के तौर पे काम नहीं करेगा तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ भी नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, कहाँ से होगा? अब जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसको ग्राफिकली यहाँ शो किया गया, तो रेप्लिकेशन कहाँ से हो रहा है? क्यू में हो रहा है, तो ये क्यू शो कर रहा है कि यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ना परफॉर्म हो रहा है और बाकी में रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सर। सर अगर यहाँ पे टेम्परेचर ऐड कर देते कि इतने टेम्परेचर पे सर वो डीनेचुरेशन का प्रोसेस हो जाता। क्वेश्चंस को आप मॉडिफाई मत करो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को मॉडिफाई, हाँ मैं इसलिए तो जवाब भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मॉडिफाई मत करो, क्योंकि क्वेश्चंस को जब डिजाइन किया जाता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर डिजाइन किया जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ हेलिकेज मेंशन नहीं है, गायरेज मेंशन नहीं है, अगर हेलिकेज मेंशन कर देता तो फिर क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अगर आप चेंज करके अगर कंपेयर करोगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े। यस A bacterial strain can use carbohydrate and hydrocarbons as a growth substrate. The strain uses glucose following a minimal lag period। देखो अगर ग्लूकोज को अगर वो कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो लैग फेज का ड्यूरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, ठीक है। और अगर मैं ग्लूकोज की जगह लैक्टोज यूज करता तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, रिगार्डलेस ऑफ द अदर कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन। कोई अदर कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बन प्रेजेंट भी है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ग्लूकोज है तो लैग फेज जो है कम होगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर आल्सो मेड
इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ अदर और ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो किया गया कि ग्लूकोज, अदर कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ यूज किया गया। ठीक, इन द absence of glucose, lactose is used after a lag period of about 3 times as long as the lag period of the glucose utilization. ये सही लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज के केस में लैग फेज का ड्यूरेशन छोटा होता है और लैक्टोज के केस में लैग फेज का ड्यूरेशन क्या होगा? लंबा होगा। ज्यादा ये तो होगा। ठीक है। The presence of hydrocarbons does not affect the lag period of utilization of the lactose. ठीक, ये स्टेटमेंट जिसको ऑब्जर्व किया उसके बारे में बात कर रहा है। आपको नहीं पूछा जा रहा है कि ये सही है गलत, आपको ये बताया जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जो ऑब्जर्वेशन सामने आया वो ये था, the presence of hydrocarbons does not affect the lag period of for utilization of the lactose. मैंने अदर हाइड्रोकार्बन अगर प्रेजेंट था तो लैक्टोज की यूटिलाइजेशन का जो लैग फेज था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छी बात है। The utilization pattern for all hydrocarbons is similar to that of lactose. ऑब्जर्वेशन यही पाया गया कि जो बाकी अदर हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइजेशन का पैटर्न वैसा ही है जैसा कि लैक्टोज का है। Branched hydrocarbon are not immediately utilized if straight chain hydrocarbons are initially. ये ऑब्जर्वेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइजेशन कम होता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। Which one of the following specific regulatory mechanism is consistent with the above observation related to carbohydrate and hydrocarbon utilization? Dioxy growth, end point repression, catabolite repression, untranscription attenuation. देखो, पहली बात तो है कि जो स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट के आधार पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशनशिप है नहीं, बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशनशिप Yes, आप sir. नहीं बिठा सकते। अब है कि जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट करो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रख करके, तो उसी कैटाबोलाइट रिप्रेशन ही तो कहते हैं। एंड पॉइंट रिप्रेशन तो आप शो नहीं करते हो, ये एंजाइम के रेगुलेशन के दौरान मैंने मेंशन किया था कि एंजाइम का रेगुलेशन सिंथेसिस के दौरान भी होता है और एक्टिविटी के कैटालिटिक एक्टिविटी के दौरान भी होता है। और ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन इसका कोई मीनिंग नहीं है। डायऑक्सिक इसका भी जो है ना कोई मीनिंग नहीं है। तो एंड पॉइंट रिप्रेशन मीनिंग नहीं है, तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस दिया गया उस ऑप्शंस को और बेटर मैनर में जो है डिजाइन करने की आवश्यकता थी, बट ऑप्शंस जो है बहुत ही भेग सा दिया गया है और इसमें देख करके ही पता चल रहा है कि अगर स्टेटमेंट को ना भी रीड करें तो ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन ही होगा। ये जून 2014 का क्वेश्चन है। Amino acyl transfer RNA synthetases are very specific for amino acylation or transfer RNA with the correct cognate amino acids. However, there is a possibility of mismatch between the transfer RNA and its cognate amino acid. This error is corrected by inherent proofreading activity of amino acyl transfer RNA synthetase. In case of two very similar amino acids, namely valine and isoleucine, isoleucine transfer RNA synthetase implies the following possible approaches for the error-free amino acylation. याद करो जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस किया था तो मैंने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बारे में बात किया था। Yes, और sir. मैंने कहा था कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के 2 डिफरेंट टाइप्स, एक केमिकल और Chemical एक काइनेटिक। kinetics. और केमिकल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कब होता है? तो अमीनो एसाइलेशन के दौरान। और इस अमीनो एसाइलेशन के दौरान अगर हो रहा है तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। मैंने ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर रहा है और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 2 लेवल पे किया था। एक था कि जब जो अमीनो एसिड है उनके साथ एएमपी को ज्वाइन किया गया था। जब अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को पता चला कि ये गलत जो है अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हुआ है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, अमीनो एसिड को फ्री कर देता है। दूसरा कि ट्रांसफर आरएनए के साथ जब अमीनो एसिड को लिंक किया तब इसे पता चला कि ये गलत अमीनो एसिड को लिंक किया है, तो ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके बाहर कर दिया। ठीक है, यही तो था ना? Yes, sir. चलो ऑप्शन चेक करके बताओ। It removes an incorrect amino acid by hydrolyzing the amino acyl AMP linkage between the first reaction state. सही है गलत? सही है. Correct. It is activated by for proofreading activity, leading to breakage of the bond between the wrong amino acid and transfer RNA. Correct. Correct. It has an intrinsic ability to recognize the structural difference between the amino acid, leading to abortive eliminations of non-cognate amino acid. No. It gets sequestered in the second step with a wrong amino acid
and that freezes the amino acylation process. इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता, तो these two are the correct Wrong statement. है. ठीक है, मूव करूं आगे. Yes. Yes, sir. देखो मैं ये पूरा स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, आप रीड करो. मैं डायरेक्टली जो है क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को शो कर रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम या ओवरलैपिंग कंडीशन शो करता हुआ आप प्रोमोटर शो करते हो. जब ये 600 बेस पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम, तो इस कंडीशन में प्रोमोटर की जो एक्टिविटी आप कंसीडर कर रहे हो वो 100% कंसीडर कर रहे हो. Yes. अब 4 डिफरेंट कंडीशंस जो है इंट्रोड्यूस किए गए. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम इस पर्टिकुलर रीजन से सर्टेन नंबर ऑफ बेस पेयर को रिमूव कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया. इसके निकालने के बाद पता चला कि जो प्रोमोटर की एक्टिविटी है वो सिर्फ 20% है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का रेट जो है ना 20% है. तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि यहाँ जो सीक्वेंस होगा उनके साथ कोई एक्टिवेटर की बाइंडिंग होती होगी, Yes. Yes. और आपने इस सीक्वेंस को बाहर निकाल दिया तो एक्टिवेटर की बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रोमोटर की एक्टिविटी घट गई. ठीक है, Yes. यहाँ भी एक्टिविटी घट रही है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो सीक्वेंस होगा इनसे भी कोई एक्टिवेटर नहीं बाइंड करता हो, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव करते हो तो एक्टिवेटर की बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो प्रोमोटर की एक्टिविटी 100% नहीं रह करके 90% हो गई. यहाँ जो सीक्वेंस रिमूव किया गया उसके रिमूवल पर यहाँ प्रोमोटर की एक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा हो गई. Yes. इसका मतलब मतलब है सर कि यहाँ जो repressure सीक्वेंस था यहाँ रिप्रेशर की बाइंडिंग हो रही है. Pressure. Yes. इसी तरह से आप चेक करोगे तो आंसर क्या होगा? B option. B option. बी ऑप्शन होगा. Yes. जून 2014 का है क्वेश्चन है 50. रेप्लिकेशन फोर्क इज ए ब्रांच पॉइंट इन द रेप्लिकेशन आई एंड बबल. देखो Correct. Yes, अगर sir. मान लो कि मैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए शो कर रहा हूँ और रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर किया, और यूकैरियोटिक है तो सेवरल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सेवरल साइट पर यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो आप रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन यहाँ भी शो करोगे, यहाँ भी शो करोगे, यहाँ भी शो करोगे. बायडायरेक्शनल यहाँ भी होगा, बायडायरेक्शनल यहाँ भी होगा, बायडायरेक्शनल यहाँ भी होगा. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेप्लिकेशन फोर्क इज ए ब्रांच पॉइंट इन ए रेप्लिकेशन आई एंड बबल. तो रेप्लिकेशन बबल या आई में ये रेप्लिकेशन फोर्क एक ब्रांच पॉइंट के तौर पर है. ठीक है, फिर दिया हुआ है ए रेप्लिकेशन बबल कंटेन 2 रेप्लिकेशन फोर्क. सही है. डीएनए रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन मेड बाय ओकाजाकी. सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है. No. एक जो है कंटिन्यूअसली बनता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअसली बनता है. Yes, continuous. मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग. लीडिंग के लिए एक प्राइमर चाहिए और लैगिंग के Lagging के लिए लिए multiple. मल्टीपल. Yes, sir. Multiple. ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है. Yes, sir. MicroRNA have recently been shown to play a significant role in the fine tuning of the gene expression. Some microRNA induces gene silencing by binding to messenger RNA and inducing inhibition of translation. बाकी जो स्टेटमेंट है आप उसको रीड कर लेना, मैं स्टेटमेंट को चेक करता हूँ और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना. माइक्रो आरएनए इज पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री टू ए रीजन ऑफ टारगेट मैसेंजर आरएनए एट 3 प्राइम यूटीआर. सही है. सही है सर. 3 Correct प्राइम है, sir. यूटीआर रीजन में मैंने जो है ना बाइंडिंग Yes, शो sir. किया था, Yes, sir. और ये कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंडीशन भी शो कर सकता है और पार्शियल भी शो कर सकता है. Yes, sir. ठीक है. माइक्रो आरएनए ऑलवेज बेस पेयर विद मैसेंजर आरएनए अराउंड एयू रिच सीक्वेंस. ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि एयू नहीं, रिच. correct. Micro RNA base pair with messenger RNA through 6 to 7 nucleotide at the 5 prime end, referred to as seed sequence, as well as few additional bases elsewhere. सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. सही है. मुझे बताओ ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ये पार्शियल है या कंप्लीट है? Partial. पार्शियल. तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनहिबिटेड होगा या मैसेंजर आरएनए में डिग्रेडेशन होगा? Inhibited होगा. Inhibited होगा सर. ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है इनहिबिट होगा. माइक्रो Yes, sir. आरएनए इज ऑलवेज पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री टू द 5 प्राइम यूटीआर. ये सही है गलत है? गलत है सर. गलत. गलत है, sir. गलत. तो P and R is correct statement. Attenuation is a mechanism involved in the regulation of the tryptophan operand in E. coli. When tryptophan level are high in the cell, region 2 of the tryptophan leader sequences is blocked from pairing with the region 3. जब tryptophan का लेवल बहुत हाई है तो 2 and 3 के बीच जो है पेयरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, इनके बीच नहीं हुआ, और किन के बीच होगा तो 3 and 4 के बीच होगा.
This allows Yes, the sir. pairing of the region 3 and 4 leading to the formation of row independent terminator. What would be the structure of tryptophan leader region in E. coli cell where the protein synthesis has been inhibited? देखो, मैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस को एक डायग्राम से शो कर रहा हूँ और ये डायग्राम आपने वीडियो लेक्चर के दौरान भी देखा था। Yes, sir. अगर लो ट्रिप्टोफान है तो ट्रिप्टोफान के फॉर्मेशन के लिए मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होना चाहिए। हाई Yes, sir. ट्रिप्टोफान है तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुआ लेकिन उसके बाद स्टॉप हो गया। Stop. यहाँ एट्यूनेटेड सीक्वेंसेस था तो जिसमें मैं 4 एट्यूनेटेड सीक्वेंसेस को शो किया था। मैंने कहा था कि 1 2 के साथ पेयरिंग कर सकता है, 2 3 के साथ कर सकता है, 3 4 के साथ पेयरिंग कर सकता है। अब है कि अगर लो ट्रिप्टोफान कंसंट्रेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूड का मतलब हुआ कि एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनना चाहिए। आप Yes, देखो यहाँ एंटी टर्मिनेशन सिग्नल का फॉर्मेशन किन के बीच हुआ 2 and 2 3. and 3. और ये लो ट्रिप्टोफान वाले कंडीशन में हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 2 and 3 के बीच जो है एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बन रहा है और जो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कर रहा है कंटिन्यू कर रहा है। और अब सपोज करो कि हाई ट्रिप्टोफान है तो ट्रिप्टोफान के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में 3 and 4 आपस में पेयरिंग्स हो गया, 2 निकाल करके 3 and 4 आपस में पेयरिंग्स हो गया और ये टर्मिनेशन सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है, एक्सजेड टर्मिनेशन सिग्नल, और ये काम कर रहा है एंटी टर्मिनेशन सिग्नल के तौर पे। ठीक, अब आप आंसर चेक करो। इसमें दिया हुआ है कि लीडर इज ब्लॉक्ड फ्रॉम पेयरिंग विद द 3, द रीजन 2 व्हेन ट्रिप्टोफान लेवल्स आर हाई इन द सेल, रीजन 2 of the tryptophan leader sequences is blocked from pairing with the region 3. ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो 2 और 3 के बीच जो है पेयरिंग नहीं हो। दिस अलाउड द पेयरिंग ऑफ रीजन 3 to 4, 3 और 4 के बीच पेयरिंग हो, leading to the formation of row independent terminator. What would be the structure of tryptophan leader region in E. coli cell where protein synthesis has been inhibited? जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इनहिबिटेड है तो क्या कंडीशन होगा? So B. अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इनहिबिटेड है, मेरी बात सुनो, तो लीडर पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो पाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो, अगर मान लो कि हाई ट्रिप्टोफान है या लो ट्रिप्टोफान है तो इन्हें सेंस कैसे करते हैं? इन्हें सेंस किया जाता है लीडर पेप्टाइड के फॉर्मेशन के आधार पर, और उस लीडर पेप्टाइड में 14 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होता है और लास्ट के जो 2 अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होता है? ट्रिप्टोफान। और ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये लीडर पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है 14 अमीनो एसिड कंटेनिंग, ये सिर्फ चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि ट्रिप्टोफान सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं अगर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को यहाँ रोक दूं, ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है कि राइबोसोम मूव ही नहीं करेगा आगे। जब राइबोसोम मूव नहीं करेगा आगे तो मुझे बताओ कि राइबोसोम 1 जो साइट है वहां इंटर करेगा? नहीं करेगा। तो जब 1 पे इंटर ही नहीं किया तो सबसे पहले 1 and 2 आपस में पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि 1 के पास एबिलिटी है 2 के साथ पेयरिंग करने की, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ पेयरिंग करने की एबिलिटी है। जब यहाँ राइबोसोम इंटर करता तब तो ये 1 जो है ना पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जब 1 पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो 2 and 3 के बीच पेयरिंग हो सकती थी या 3 and 4 के बीच हो सकती थी। बट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिप्टोफान लीडर रीजन इन ई कोलाई वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस हैज बीन इनहिबिटेड, यानी लीडर पेप्टाइड का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आप राइबोसोम्स को जो है शो ही नहीं कर रहे हो मैसेंजर आरएनए के साथ। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 अगर ये सीक्वेंस अगर बनता है तो 1 सबसे पहले बन करके तैयार हुआ, उसके बाद 2 बन के तैयार हुआ, उन दोनों के बीच पेयरिंग की एबिलिटी है तो दोनों पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो आप ऑप्शन चेक करके बताओ क्या होना चाहिए। 1 and 2 आपस में पेयरिंग कर लिया, ठीक। B option, yes. Yeah. और इसका मतलब है कि 2 and 3 के बीच पेयरिंग नहीं हो सकती है। Yes, sir. तो 2 and 3 के बीच पेयरिंग नहीं हो सकता है तो, लेकिन 3 and 4 के बीच तो हो सकता है। और 3 and 4 के बीच अगर पेयरिंग होगा तो वो कौन सा सिग्नल बनाएगा? टर्मिनेशन सिग्नल या एंटी टर्मिनेशन सिग्नल? Termination signal. टर्मिनेशन सिग्नल का मतलब एट्यूनेशन होगा या एट्यूनेशन नहीं होगा? होगा सर। हाँ, मैंने नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब होता है कि एट्यूनेशन का जो है ना प्रोसेस जो है ना परफॉर्म हुआ। तो आंसर क्या होगा? बी। ये बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं या हम लोगों के माइंड में आता है कि मैंने तो आपको ये पढ़ाया हूँ कि 2 and 3 के बीच पेयरिंग होती है तो एंटी टर्मिनेशन सिग्नल और 3 and 4 के बीच होती है तो टर्मिनेशन सिग्नल।
बट ये कंडीशन तब शो करते हो जब यहाँ राइबोसोम बाइंड करके लीडर पेप्टाइड का फॉर्मेशन को कॉज करता है। क्वेश्चन में लास्ट में इस बात को लिंक कर दिया गया कि यहाँ लीडर पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है 1 2 3 4 सब फ्री है। तो जैसे ही 1 बना उसके बाद 2 बना तो 1 2 के बीच पेयरिंग हो जाएगी। जब 2 के और 1 के बीच पेयरिंग हो गई तो 2 और 3 पेयरिंग नहीं कर पाएगा। जब 2 और 3 पेयरिंग नहीं कर रहा है तो 3 और 4 तो कर सकता है, तो पेयरिंग हो जाएगी। 3 और 4 का मतलब है टर्मिनेशन सिग्नल, टर्मिनेशन सिग्नल का मतलब है एटेन्यूएशन का प्रोसेस परफॉर्म होना। क्लियर? यस सर। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बताने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि आज इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। एनीवे, देखो यहाँ सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हो तो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप एक सैटेलाइट बैंड के फॉर्मेशन की बात करते हो। आपको मालूम होगा मेन बैंड, उसके अलावा सैटेलाइट बैंड। यस सर। अब सैटेलाइट बैंड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इस सैटेलाइट बैंड में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए क्या है? हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग उसी सैटेलाइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो सैटेलाइट नहीं है जिस सैटेलाइट डीएनए की बात हम लोग नॉर्मली करते हैं सीजियम कोलॉइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। यहाँ सैटेलाइट कौन है, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे आप उसको देखो। मैं यहाँ सिंपली सेट लिखूँ। सैटेलाइट के लिए 2 टर्म यूज करते हैं, या तो सैटेलाइट वायरस या सैटेलाइट आरएनए, 2 कैटेगरीज। आप कहोगे कि सैटेलाइट वायरस क्या होगा? भाई सैटेलाइट वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यहाँ कैप्सिड भी होता है। तो फिर क्वेश्चन है कि इसको सैटेलाइट वायरस क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो इसका जीनोम का नेचर क्या होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जितने भी सैटेलाइट वायरस रिपोर्टेड है सब में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सैटेलाइट वायरस कहने के पीछे लॉजिक क्या है? देखो ये वायरस किसी होस्ट के अंदर अगर मान लो कि मल्टीप्लाई करना चाहता है, इनके लिए किसी अदर वायरस का हेल्प लेगा। अब जैसे मान लो कि ये सैटेलाइट वायरस है 1, ये सैटेलाइट वायरस 1 अगर सेल के अंदर इंटर किया तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अब ये किसी अदर वायरस की हेल्प से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं यहाँ सेकंड का अगर मैं यहाँ सेल के अंदर एंट्री शो करता हूँ एज ए हेल्पर वायरस के तौर पर, तो ये 1 अपना मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा। तो 2 को आप हेल्पर वायरस के तौर पर कंसिडर करोगे और 1 को सैटेलाइट वायरस के तौर पर कंसिडर करोगे। तो सैटेलाइट वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर शो कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होस्ट के अंदर इंटर करेगा। बट मल्टीप्लिकेशन तब परफॉर्म करेगा जब हेल्पर वायरस जो है उसी सेल को होस्ट के तौर पर यूज करेगा। ठीक है, ये क्लियर है? सैटेलाइट आरएनए, ऐसा करता हूँ मैं सैटेलाइट आरएनए की जगह सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड कर देता हूँ। और सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड में 2 कैटेगरीज है, एक सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट आरएनए। सैटेलाइट डीएनए कैसा होगा? तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा। आप कहोगे कि सैटेलाइट डीएनए टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? सपोज करो कि कोई वायरस है, ये वायरस है एक्स, इसका जेनेटिक मटेरियल, अब किसी दूसरे वायरस का जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखो इस पर्टिकुलर जो है ना वायरस का जेनेटिक मटेरियल को मैं अगर यहाँ ब्लू कलर से शो किया तो ये अपने कैप्सिड के अंदर नहीं है, किसी अदर वायरस के कैप्सिड के अंदर ये प्रेजेंट है। तो यहाँ आप इस पर्टिकुलर जो है जेनेटिक मटेरियल को जो किसी अदर वायरस के कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है, आप उसे सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड के तौर पर डिस्कस कर रहे हो। और वो सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर डीएनए अगर होगा तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, ये क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी रिपोर्टेड है। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड सैटेलाइट आरएनए है तो वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो फिर 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये लार्ज होगा या स्मॉल होगा। अगर लार्ज है तो इनका साइज क्या है? तो मोर देन 500 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर इनका साइज लार्ज। और अगर स्मॉल है तो कैसा होगा? तो स्मॉल है तो इनके 2 कंडीशन हो सकते हैं, सर्कुलर या लीनियर। और अगर मान लो कि ये सर्कुलर से लीनियर फॉर्म में और लीनियर से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो मालूम है इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विरुसॉइड, VIRUSOID, विरुसॉइड। आपको एक और नाम सुनना होगा, विरोइड। यस सर। अगर सिर्फ सर्कुलर है तो विरोइड, लेकिन सर्कुलर और लीनियर में अगर ये मान लो कि इंटर कन्वर्ट हो रहा है तो विरुसॉइड। फिर से सुनो, सैटेलाइट जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ वो सैटेलाइट टर्म वायरस के रिस्पेक्ट में यूज कर रहा हूँ। जब आप टर्म यूज करते हो सैटेलाइट वायरस तो वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए होता है, और वो किसी अदर वायरस की हेल्प से किसी होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है, और जिस वायरस के मदद से होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है उसे हेल्पर वायरस कहते हैं।
इसके अलावा दूसरा फॉर्म होता है जिसको सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो किसी अदर वायरस के कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। वो अपना कैप्सिड बनाता नहीं है, बल्कि किसी अदर वायरस के कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, आरएनए के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आरएनए है तो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। और अगर स्मॉल है तो सर्कुलर भी हो सकता है, या सर्कुलर जो लीनियर फॉर्म में और लीनियर जो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो हो सकता है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल अगर आप आरएनए को शो कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर लीनियर और सर्कुलर फॉर्म में इंटरचेंजेबल है तो इसे कहते हैं विरुसॉइड। और अगर मान लो कि ये सिंपली अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको कहते हैं विरुआइड। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करो। ये तो इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए कोट कर दिया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली बुक्स में होता नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। आप इसको सॉल्व करना, और इसके अलावे हाँ, दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट सेशन में जो ना कवर करूंगा। तो आज मैं यही एंड कर रहा हूँ।